इंडिया एक्सप्रेस मैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। ये एयरपोर्ट इंडिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। एयर इंडिया रनवे पर टचडाउन तो किया, लेकिन ये प्लेन रुक नहीं पाया और एयरपोर्ट के बाहर एक खाई में क्रैश हो गया। देखते ही देखते ये प्लेन आग की लपटों में घिर गया। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, क्यों इसे रोका नहीं जा सका, कैसे एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट गई, जानेंगे आज के इसी वीडियो में। 22 मई 2010 दुबई। वेदर कंडीशन क्लियर था, बारिश का नामो निशान भी नहीं था। बोइंग 737-800 मॉडल का एक प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 812 में 166 लोग सवार थे, जिसमें से 23 बच्चे और 6 क्रू मेंबर्स थे। ये प्लेन समुद्र को पार करके मैंगलोर इंडिया में पहुंच गया। ऊंचे पहाड़ पर्वतों से होकर ये प्लेन मैंगलोर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, ये एयरपोर्ट पहाड़ पर्वतों से घिरे होने की वजह से यहाँ पर प्लेन को लैंड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए पायलट्स को खास ट्रेनिंग दिया जाता है। बिना एक्सपीरियंस कैप्टन के यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग कराना अलाउड नहीं है। पर फ्लाइट 812 के लिए डरने की बात नहीं थी, क्योंकि इस प्लेन को कैप्टन ग्लूसिका और फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह उड़ा रहे थे। दोनों ही काफी एक्सपीरियंस पायलट थे और कैप्टन इस एयरपोर्ट में पहले भी कई बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। 5:27, मौसम बिल्कुल साफ था। एटीसी ने रनवे 24 पर लैंड करने को कहा। अब पायलट अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करने लगा। दोस्तों, ग्लाइड स्लोप बेसिकली रनवे के सेंटर लाइन से 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच के एंगल को कहा जाता है और इसे आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। प्लेन को इसी ग्लाइड स्लोप के बीच से होकर लैंड कराया जाता है, तभी ये रनवे के स्टार्टिंग में लैंड कर पाएगा। अगर प्लेन ग्रीन एरिया के ऊपर से आता है तो ऐसे में प्लेन रनवे के काफी आगे जाकर लैंड करेगा। एयर इंडिया फ्लाइट 821 भी अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर फ्लाई कर रहा था और ये उसके लिए खतरे की पहली घंटी थी। एटीसी ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि आपका प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर है। दोस्तों, जब कभी भी प्लेन्स अपने प्रोफाइल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जब कभी भी वो अपने रास्ते से हजारों फीट ऊपर ही रह जाते हैं, तो ऐसे में पायलट एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के वापस आता है और तब तक प्लेन का एल्टीट्यूड भी कम हो जाता है। इसके बाद वो ग्लाइड स्लोप को फॉलो करते हुए सही सलामत लैंड कर सकता है। बात करें एयर इंडिया फ्लाइट 812 की, तो ये भी अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर था। अब यहाँ पर इस प्लेन को भी गो अराउंड यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के वापस आना चाहिए था, पर कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तेजी से प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करना शुरू कर दिया। अब प्लेन दुगनी रफ्तार से रनवे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो फिर भी अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन नहीं कर पाया और ये प्लेन रनवे के स्टार्टिंग से 5200 फीट आगे जाकर टच डाउन किया। रनवे की लंबाई 8000 फीट था और ये 5200 फीट आगे जाकर लैंड किया, यानी कि अब पायलट के पास सिर्फ 2800 फीट रनवे बचा था प्लेन को रोकने के लिए। इधर एयरपोर्ट में खतरे की घंटी बज चुकी थी। प्लेन रगड़ खाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ये फिर भी रुक नहीं पाया और रनवे के बाहर चला गया। रनवे के बाहर भी 300 फीट तक सैंड यानी कि बालू डाला गया था, ताकि इन केस अगर कोई प्लेन रनवे के बाहर आ जाता है तो सैंड में धंसकर प्लेन रुक जाएगा। इतना इंतजाम बस इसलिए किया गया था क्योंकि रनवे के आगे एक खाई था। एयर इंडिया फ्लाइट 812 इस बलुआहा मिट्टी में भी रुक नहीं पाया और आगे जाकर एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन में एक टावर से इसका विंग टकरा गया। फिर भी ये प्लेन रुका नहीं और तीखी ढलान में पेड़ों को तोड़ते हुए ये प्लेन नीचे की ओर गिर गया। इस टक्कर ने प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और देखते ही देखते फ्यूल में आग लग गई। रेस्क्यू टीम वहां पहुंच तो गए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि प्लेन के साथ साथ आसपास के पेड़ पौधे भी जलने लगा। बहुत से लोग अपने सीट पर बैठे बैठे जख्मी हो चुके थे और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था सिवाय आग में जलकर मरने का। प्लेन के जोरदार टक्कर से ये टूट चुका था और जहां से ये टूटा था वहां पर बैठे पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी, उन्हें किसी तरह से निकाल लिया गया, पर बाकियों की किस्मत में शायद मौत ही लिखा गया था। प्लेन में बैठे सभी 23 बच्चों की जलने से मौत हो गई, जिसने बस कुछ साल पहले ही धरती पर कदम रखा था और आज मानो अलविदा कह दिया हो। यात्रियों के रिश्तेदार तो आए थे रिसीव करने के लिए,
पर अपने साथ अधजले लाश को लेकर जा रहे थे। इस हादसे में 166 में से सिर्फ 8 लोगों की जानें बचाई जा सकी। इस घटना ने पूरी तरह से एविएशन को हिला के रख दिया। बोइंग, डीजीसीए, एनटीएसबी, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी पता लगाने में लग गए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। चलो मान लेते हैं कि ये प्लेन रनवे से 5000 फीट आगे टचडाउन किया, लेकिन इसके बाद भी पायलट के पास लगभग 2800 फीट रनवे बचा था। और बोइंग 737 में तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से ये छोटे से रनवे पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। आपको याद होगा बोइंग 747, जो कि बोइंग 737 से काफी बड़ा प्लेन है। ये गलती से एक बार चेन्नई इंडियन एयरफोर्स बेस में लैंड कर गया था। इस इमरजेंसी लैंडिंग में मरने की तो दूर की बात, कोई घायल भी नहीं हुआ था। उस प्लेन के कंपैरिजन में बोइंग 737 काफी छोटा प्लेन था और 2800 फीट रनवे पर लैंड किया जा सकता था। तो फिर कैसे इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? क्यों इसके ब्रेक्स ने काम नहीं किया? ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठने लगा था और इन सवालों के जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था। ये क्रैश इतना जोरदार था कि FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के 2 टुकड़े हो चुके थे। इस डैमेज FDR से डाटा एक्सट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। अब आखिरी उम्मीद बचा था CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये CVR बेसिकली कॉकपिट में हो रहे आवाजों को रिकॉर्ड करता है। अब देखना ये था कि इसके अंदर के कंपोनेंट्स सही सलामत है या नहीं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया और तब तक प्लेन के सारे मलबों को इकट्ठा करके ये पता लगाने की कोशिश किया जाने लगा कि पायलट ने आखिरी समय में कौन कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल किया था। FDR के बर्बाद हो जाने के कारण ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया कि पायलट ने फ्लाइट के दौरान क्या क्या स्टेप्स लिया था। इसका अंदाजा अब सिर्फ कॉकपिट के कंट्रोल्स को देखकर लगाया जा सकता था। कॉकपिट को अच्छे से छानबीन करने के बाद ये पता चला कि लैंडिंग गियर डाउन था, फ्लैप्स 40 पर था, स्पीड ब्रेक भी अप्लाई किया गया था, सब कुछ ठीक था। पर एक चीज पल्ले नहीं पड़ी और वो था थ्रस्ट लीवर, जो कि फुल था। इन कंट्रोल्स को देखते हुए अगर हम प्लेन के कंडीशन को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन था, जो कि लैंडिंग के दौरान होता ही है। फ्लैप्स 40 पर था, ये भी सही था क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फुल फ्लैप्स का यूज किया जाता है ताकि प्लेन का विंग्स फैल जाए और ड्रैग लेवल मैक्सिमम हो जाए और प्लेन जल्दी से धीमा हो जाए। इसके अलावा उन्होंने स्पॉइलर का भी यूज किया था, जो बेसिकली प्लेन को रनवे में बनाए रखता है, इसे जंप होने नहीं देता। इसके अलावा रिवर्स थ्रस्ट का भी यूज किया गया था। ये बेसिकली इंजन के एग्जॉस्ट गैस को आगे की ओर मोड़ देता है, जिससे कि प्लेन स्लो डाउन होने लगता है। इसके अलावा पायलट ने ब्रेकिंग लेवल 2 का इस्तेमाल किया था। अगर आप कॉकपिट में ब्रेक पैनल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिल जाता है। ऑफ का मतलब होता है 0% ब्रेक लगेगा, 1 का मतलब है 25% ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होगा, 2 का मतलब है 50% और 3 का मतलब है 75%। वही मैक्सिमम का मतलब है 100% ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होगा। एयर इंडिया के पायलट ने ऑटोमेटिक ब्रेक को 2 यानी कि 50% में रखा था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक ही था, उन्होंने थ्रस्ट लीवर को फुल करके रखा था। ये थ्रस्ट लीवर कार के एक्सीलरेटर की तरह होता है, इसलिए लैंडिंग के वक्त इसे डाउन कर दिया जाता है ताकि इंजन और पावर प्रोड्यूस ना करे। लेकिन एयर इंडिया का थ्रस्ट लीवर मैक्सिमम पर था। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज एक कार है जिसे फुल्ली एक्सेलरेट किया जा रहा है। इंजन कार के स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ साथ लगातार ब्रेक पेडल को भी दबाया जा रहा है। एयर इंडिया फ्लाइट 821 का पायलट कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज कॉकपिट में कर रहा था। लेकिन क्यों? इसका जवाब अब सिर्फ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ही दे सकता था। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने हर छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसका फ्लाइट कंट्रोल में योगदान होता है। ब्रेकिंग से रिलेटेड छोटे छोटे जॉइंट्स को भी टेस्ट किया गया, कोई तो सबूत हाथ लगे। कुछ महीने बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन रिलीज किया और सालों की मेहनत के बाद इस केस को सॉल्व कर लिया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह पता चला कि कैप्टन गुलसिका मैक्सिमम टाइम कॉकपिट में सोए हुए थे। सोने की आवाज उनके माइक्रोफोन में साफ साफ सुनाई दे रही थी। इवन उस वक्त भी वो सोए हुए थे जब प्लेन मैंगलोर एरिया में दाखिल हो गया और लैंडिंग की तैयारी करने लगा। फर्स्ट ऑफिसर ATC से बातचीत भी कर रहे थे और साथ ही साथ प्लेन को कंट्रोल भी कर रहे थे। प्लेन अब लगभग 7000 फीट में आ चुका था
कैप्टन अब भी 1 घंटे 40 मिनट से सोए हुए थे। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मैंगलोर एयरपोर्ट में सिर्फ एक्सपीरियंस कैप्टन ही प्लेन को लैंड करा सकता है, वो भी खास ट्रेनिंग लेने के बाद। लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 821 का कैप्टन गहरी नींद में सोया हुआ था और फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को उठाने की कोशिश भी नहीं किया। अब यहाँ पर एटीसी का एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि आपका प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर है, इसीलिए आप गो अराउंड करें। फर्स्ट ऑफिसर ने भी यही डिसीजन लिया, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने को सोचा, और ये बिल्कुल सही डिसीजन था। लेकिन यहाँ पर अब एंट्री होती है कैप्टन की। कैप्टन नींद से जाग गया। उन्होंने देखा कि प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर है, इसीलिए उन्होंने प्लेन को तेजी से नीचे की ओर ले जाने लगा, बजाय एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने का। फर्स्ट ऑफिसर ने बार बार 3 बार कहा कि सर गो अराउंड, लेकिन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को इग्नोर कर दिया। वो अभी अभी गहरी नींद से जागा था, और ऐसे में किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। गहरी नींद से उठने के तुरंत बाद वो सही डिसीजन नहीं ले सकता था। और वैसे भी एविएशन में ये रूल है कि दोनों पायलट में से किसी एक पायलट को गड़बड़ी की आशंका होती है, या किसी भी तरीके से कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो जाए, और अगर वो एक बार कह दे कि सर हम गो अराउंड करते हैं, तो दूसरे पायलट को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कैप्टन ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर कहानी ही कुछ और थी। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को इग्नोर करके, ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करके 1500 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगा था। इतनी तेजी से नीचे आने के बावजूद भी प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप तक नहीं पहुंच सका, और ये रनवे से आगे चला गया, करीब 5200 फीट आगे। प्लेन ने आधे से अधिक दूरी क्रॉस करके टचडाउन किया। अब प्लेन को रोकने के लिए सिर्फ 2800 फीट रनवे बचा था, और इतना रनवे भी बोइंग 737 के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए काफी था। बोइंग 737 का एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम 2800 फीट रनवे में भी लैंड कर सकता था। कैप्टन ने तुरंत ही रिवर्स थ्रस्ट को ऑन किया, जो प्लेन की स्पीड को धीमा करता है। ब्रेक लेवल को 2 पर सिलेक्ट किया, लेकिन कहीं न कहीं इस सिचुएशन को देखकर कैप्टन भी पैनिक होने लगा था। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। रनवे का आखिरी छोर भी नजदीक आने लगा। अब यहाँ पर कैप्टन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उन्होंने प्लेन को लैंड कराने के बाद गो अराउंड का डिसीजन लिया और थ्रस्ट लीवर को फुल कर दिया। अब प्लेन का इंजन प्लेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वहीं प्लेन का ब्रेकिंग सिस्टम प्लेन को रोकने की कोशिश कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कार को फुल एक्सेलरेट किया जा रहा हो और ब्रेक पेडल को भी फुल्ली दबाया जा रहा हो, ऊपर से रिवर्स गियर भी डाल दिया गया हो। ऐसे में कार का क्या हाल होगा, इसके बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 812 के साथ ऐसा ही कुछ होने लगा था। ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद प्लेन धीमा तो हो रहा था, लेकिन एन वक्त पर कैप्टन ने अपना डिसीजन बदल लिया ताकि फिर से प्लेन के स्पीड को बढ़ाकर टेक ऑफ किया जा सके। पर अफसोस सारे ब्रेक्स एक्टिव होने की वजह से ये उतना स्पीड गेन नहीं कर पाया कि फिर से टेक ऑफ कर सके। अब प्लेन रनवे के आगे निकल गया। इंजन अब भी फुल पावर में था, इसीलिए 300 फीट बलुआहा मिट्टी में भी ये रुक नहीं पाया और आगे जाकर एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन में प्लेन का विंग एक टावर से टकरा गया। तब भी इसका इंजन ऑन ही था और इसीलिए टकराने के बाद भी ये रुका नहीं। ये खाई के तरफ पेड़ों को तोड़ते हुए नीचे क्रैश हो गया। जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने कहा कि क्रैश के बाद भी इंजन तेजी से घूम रहा था। दोस्तों, इस हादसे में एक के बाद एक कई गलतियां की गई और इसीलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।